हेलो गाइस, आप देख रहे हैं न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन। और आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, जितना हो सके इस वीडियो को जो शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि जो एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो मैं जल्दी से जल्दी अचीव कर सकूं और आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल पाए तो प्लीज़, मेरा एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का जो अचीव करना पड़ता है हमको, तो आप प्लीज़ वो मेरा अचीव करने में हेल्प करिए। सो लेट्स स्टार्ट। और इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि एक नई क्राइटेरिया आया है, ठीक है, कि जिसमें आपको बता रखा है कि एग्ज़ाम का कि 50-50 जो पैटर्न बताया हुआ है कि साल में क्या होने वाले 2 बार एग्ज़ाम होने वाले हैं क्लास 10th के। तो जो बच्चे ये भी चीज़ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर एक प्रॉपर मैं वीडियो लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों को इसका भी नॉलेज हो सके कि किस तरह से रहेगा। साल में कैसे 2 बार एग्ज़ाम होने वाले, टर्म 1 टर्म 2, उसका कितना कितना मार्क्स का रहेगा, वो कितना ड्यूरेशन रहने वाला है उसका, कैसे आपका उसमें रिजल्ट क्रिएट होगा। तो ये सब भी अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूँगी। सो लेट्स सी। सबसे पहला आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है कि हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, कि किसने सेल डिस्कवर किया था और कैसे। तो जैसा आप सब जानते हो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल डिस्कवर किया था। और कैसे किया था, देखिए एक यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Yes, cell was discovered by Robert Hooke with the help of self-designed microscope। उसने जो खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था उसके थ्रू उसने क्या किया, डिस्कवर किया था। He examined a thin slice of cork। उसने क्या किया, एक पतले सा हिस्सा लिया, ठीक है, कॉर्क का, कॉर्क समझते हो ना, छाल, उसका एक पतला सा हिस्सा लिया। एंड सॉ द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कंपार्टमेंट। तो उसने देखा कि जैसे आपने कभी देखा है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसने जब माइक्रोस्कोप में देखा ना तो वो कुछ इस तरह से रिजेंबल हो रहा था और यहाँ से उसको पता चला सेल के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या क्यों कहते हैं। देखिए, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ तो आप एक काम कर सकते हो, इसकी जो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है आपके पास 3 डॉट्स मिलेंगे और वहाँ पे प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, उसको आप कम कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो। ओके। सो नेक्स्ट देखिए क्या क्या कहा गया है कि देयर आर द वेरियस कंपोनेंट्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। जैसा आपको पता होगा कि अगर आप जो है प्लांट सेल या एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके बाद गोल्गी अपरेटस होते हैं, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सेल के अंदर रहती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक है। तो वही वो बता रहा है कि प्लांट सेल की बात कर ले या एनिमल्स की सेल की बात करें, उनमें बहुत सारे क्या है कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग अ न्यू मटीरियल इन सेल, रिलीज ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि इन जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे आप देखते हो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी में, उनका अपना अपना फंक्शन है। जैसे कि हार्ट का पंपिंग का रहता है, फिल्ट्रेशन का काम जो है किडनी का रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे हर एक ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है, वैसे सेल ऑर्गेनेलीज जो कि कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर, उनका भी अपना अपना फंक्शन रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिमूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। पूछा गया है ये सेल है, सेल से बाहर और सेल से बाहर से अंदर ऑक्सीजन और जो वाटर है वो कैसे अंदर लाया जाता है या बाहर निकाला जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो देखिए सबसे पहले तो यस या तो यहाँ पे लिख रखा है सब्सटेंस जो है, कहता है कि सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेटेड इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिफरेंस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल। Carbon dioxide move out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by process of diffusion। देखिए क्या बताया गया है,
कि हमेशा क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, सेल के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, वाटर बहुत ज़्यादा है। तो अब जब ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली चीज़ बाहर की तरफ जाएगी, तो जहाँ पर ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये बाहर अगर कम है, ठीक है, इसकी कंपेरिजन में कम है, क्योंकि देखो छोटी चीज़ जरूर है लेकिन इसके अंदर ज़्यादा है, भरा हुआ है, ठीक है, और बाहर वाटर की मात्रा कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यही बता रखा है कि मान लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो ये बाहर से अंदर की तरफ करेगा, तो हम अंदर वाले को क्या 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 कहेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हमेशा जो मटेरियल वो कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। पर मान लीजिए क्या हो रहा है, पानी की मात्रा अंदर कम है, ठीक है, अंदर क्या है, कम है, बाहर ज़्यादा है, तो अब आप समझ गए ना, जहाँ ज़्यादा होता है उसे हाई कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो अब वाटर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से किस में जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स देयरफॉर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए क्या कहा गया है कि जो सेल है ना वो लिमिटेड ही चीज़ें जो जो चाहिए उसको बस उसको ही अंदर आने देता है, और जो चीज़ें उसे भेजनी है बस उनको ही बाहर जाने देता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए अपने स्कूल का, तो हमेशा स्कूल में वही बच्चे आएंगे जो उस स्कूल में पढ़ते हैं, यूजलेस कोई भी बच्चा आके क्लास नहीं अटेंड कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से क्या यहाँ पर भी सेल के अंदर भी क्या होता है, मटीरियल मतलब सिलेक्टिव मटीरियल ही अंदर जा सकता है और सिलेक्टिव मटीरियल ही सेल से बाहर जा सकता है, और इसी की वजह से उसे क्या कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कहते हैं कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। आपको बताना है कि कोई ऐसे दो सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताना है जो कि अपने ही जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता हो। तो एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है आपका प्लास्टलेट्स, ठीक है, जो है प्लास्टेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the organization of a cell is destroyed due to some physical and chemical influence, what will happen? कि मान लीजिए कोई सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ब्रेक हो गया है, तो क्या होगा। तो कहा गया है सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन एंड विल डाई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए क्या हो रहा है कि सेल में क्या हो गया है, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अल्टीमेटली क्या है, कुछ टाइम बाद वो डेड हो जाएगा और उसके बाद क्या होने वाला है, बस खत्म हो जाएगा, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बताया वाई आर द लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। देखिए ये भी एक सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। सेल लाइसोसोम्स कंटेन वेरी पावरफुल जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर जो अगर हम बात करें लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं बच्चे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, व्हेन अ सेल गेट डैमेज, कि मान लीजिए कोई सेल है उसमें डैमेज हो गया है, देन लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो अपने ही सेल्स को वो क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर, ठीक है, प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो आपको पता होना चाहिए राइजोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज। राइजोसोम्स जो है, ठीक है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वे इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। बोलता है कि आपको कुछ कंपैरिजन बतानी है जहाँ पे कि प्लांट सेल एनिमल सेल से क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलो पहले हम प्लांट सेल के बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि अगर हम देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आपको ही पता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल जो होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और ये किस में प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल में रहती है। नेक्स्ट बोला है जनरली रेगुलर इन शेप। रेगुलर इन शेप का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होता है, ये लुचपुचा सा नहीं होता। लुचपुचा समझते हो ना, जैसे कि आप कहिए फ्लेक्सिबल, कि कैसे भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं शेप होता, आप देखते अगर ऐसा शेप है तो ऐसा ही रहेगा, रेगुलर रिजिड शेप रहता है, ठीक है। लार्ज इन साइज देन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो आप देखोगे साइज क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट बता रखा है यहाँ पे कि जो प्लास्टेट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं।
नेक्स्ट परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल्स इज प्रेजेंट, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जनरली इरेगुलर होते हैं। साइज़ कैसा होता है इसमें, जो है साइज़ स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। प्लास्टिड्स जो वहाँ पे प्रेजेंट थे वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, एंड वैक्यूल्स जो है आर मैनी एंड स्मॉल एंड टेम्पररी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि हाउ इज़ प्रोक्रियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूक्रियोटिक सेल, कि प्रोक्रियोटिक सेल जो है यूक्रियोटिक सेल से कैसे अलग होते हैं। तो इसमें तो नहीं बता रखा है हालांकि, ठीक है, आप ये पेज नंबर रेफर कर लीजिएगा अपनी बुक में। वहाँ पर देखिए आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में ना आपको पेज नंबर 63 पे एक टेबल बना के दिया हुआ है, उस वहाँ पे उसका साइन है, कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, कौन कौन सी चीज़ें एब्सेंट रहती है, वो सब आपको मेंशन कर रखा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, आगे देख लीजिए आगे क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक डाउन। मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है ना आपको कि सेल की जो आउटर कवरिंग है, अगर मान लीजिए वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो क्या होने वाला है आपको ये बताना है। सो यहाँ पे आपके पास है इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक डाउन, कि अगर ऐसा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाता है या रैप्चर हो जाता है, देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सेल कंटेंट एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो मतलब सोचिए ना आप लोग, एक सब्जी की तरह कंसिडर करिए, मान के चलिए आप। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक सब्जी है, एक सब्जी आपने प्लास्टिक में डाल रखी है, एक सब्जी ये प्लास्टिक में डाल रखी है। अगर ये प्लास्टिक में डाल इसलिए तो ये सेपरेट है, मान लीजिए अगर ये फट जाए दोनों पन्नी तो ये इंटरमिक्स हो जाएगी, तो क्या आप इनके मटेरियल को सेपरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऐसा ही कुछ सेल के साथ भी समझिए आप कि इनका कंटेंट भी क्या होगा, अगर फट जाएगा तो बाहर वाला जो मटेरियल है और जो अंदर वाला मटेरियल उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया, तो यही बता रखा है। नेक्स्ट बोल रखा है सेल जो है विल क्लोज इट्स नॉर्मल शेप, और सेल भी क्या कर देगी, अपना नॉर्मल जो उसका फंक्शन है वो भी करना बंद कर देगी। ये प्लास्टिक वाला एग्जांपल मैंने सिर्फ जस्ट समझाने के लिए दिया है, इस पर कोई इशू मत अराइज करिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला हुआ है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज़ नो गोल्गी एपरेटस। बोलता है क्या होगा अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है इफेक्ट्स ऑफ एब्सेंस ऑफ गोल्गी एपरेटस ऑन सेल, कि अगर मान लीजिए जो सेल है, आपको बताया था सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। उन सेल ऑर्गेनेलीज का एक एग्जांपल गोल्गी एपरेटस भी है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन होता क्या है, किसका, सेल ऑर्गेनेलीज गोल्गी एपरेटस का फंक्शन होता क्या है। देखिए, एक तो इसका पैकेजिंग का काम रहता है कि वो क्या करता है, पैकेजिंग करता है, साथ में क्या डिस्पैच समझते हो, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना। तो ये मटीरियल को क्या करता है, पैक कर देता है, और जहाँ पर भी नीड है वहाँ पे डिस्पैच कर देता है, भेज देता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल विल बी इन्फ्लुएंस्ड। अब अगर मान लो कि गोल्गी एपरेटस होगा ही नहीं, तो ये काम कौन करेगा, आया समझ में आप लोगों को। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड। देखो ये क्या है, इसका काम क्या रहता है, मॉडिफाई का भी रहता है। तो ये जो मॉडिफाइड जो है, जो करता है, वो भी काम नहीं हो पाएगा। देन देयर विल बी इफेक्ट ऑन लाइसोसोम्स फॉर्मेशन, ये लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और अगर यही नहीं होगा तो लाइसोसोम्स फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच ऑर्गेनेलीज इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आप पढ़ लेते हैं, कहते हैं ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अभी देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, आप क्लास 10th में पढ़ोगे, इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है कि एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, एरोबिक किसकी प्रेजेंस में होता है, कहाँ पे होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन, वो सब आप वहाँ पर पढ़ोगे। अभी पढ़ाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप इतना ही समझिए इसका काम क्या रहता है, जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का रहता है। जनरेट एनर्जी एंड रिक्वायर फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करता है कि जो है एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको भी पता है कि देखिए जब भी कभी आप दौड़ते हो तो आपको क्या जरूरत होती है, एनर्जी की। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है, एटीपी के थ्रू मिलती है। ठीक है, और एटीपी कैसे जो है, जब हमारा ग्लूकोज बॉडी में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन कहाँ, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा क्लास 10th में। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को जो आप कह सकते हो दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है, उनको करने के लिए जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर कह रही हूँ अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो प्लीज़ आप प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कर दीजिए या उससे थोड़ा और कम कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट बोला पूछा गया आपसे व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मटीरियल है वो कहाँ से कहाँ की तरफ करेगा, लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और वो अगर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? अब यहाँ पे बता रखा है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। और कहता है इस ऑस्मोसिस में क्या होता है, वो दोनों डायरेक्शन मटीरियल को क्या कर सकता है या मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। दोनों समझ रहे हो आप कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ। ओके, ये छोड़ दीजिए आप, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अभी के लिए हम इतने क्वेश्चंस कवर करेंगे गाइस। इन आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं, देखिए जब भी आप पढ़ते हो फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए, क्योंकि अगर आप क्रैमिंग कर रहे हो तो ये क्रैमिंग आपकी सिर्फ 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की रहेगी। लेकिन आपको अगर पूरा लाइफ टाइम पूरा याद रखना है तो आप इस चीज़ों को समझ कर करिए। आप चाहे एक बार आपको समझ में आ गया कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया का क्यों है भैया, कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। अगर ये चीज़ें आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेते हो ना, तो इट्स माई प्रॉमिस कि आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनको समझिए। 10 बार सुनिए यार इस वीडियो को। अब मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ना, एक बार आप बढ़िया तरीके से सुन लोगे ना इनको 5-6 बार सुनिए। और क्योंकि देखिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा करस्पॉन्डिंग में चलती हैं। वो क्या होती हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये चारों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक बार लिखिए, एक बार सुनिए, एक बार देखिए, पढ़िए, ठीक है। जब आप ये सारा कुछ बार बार करोगे ना, देख लीजिएगा आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चंस जो समझाए गए हैं वो भी समझ में आएंगे। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।